कक्षा 8 हिंदी साहित्य पाठ 3 स्वास्थ्य रक्षा। प्रस्तुत अध्याय हमारे जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित एक सुंदर लेख है। हमारे जीवन में स्वास्थ्य का क्या महत्व है, इससे रिलेटेड इसमें कुछ नियम रूल्स दिए गए हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए। मनुष्य जीवन की अन्य समस्याओं के साथ साथ आरोग्य की समस्या निरंतर उलझती जा रही है। एक और बुद्धिवाद, विज्ञान, अथोपार्जन, सुख सुविधाओं के अनेकानेक नए स्रोत खुलते जा रहे हैं, वहीं यह संकट भी अधिकाधिक गहराता जा रहा है। क्या है कि मनुष्य के जीवन में अनेक समस्याएं हैं, अन्य मतलब अन्य समस्याओं के साथ साथ ये जो हमारी स्वास्थ्य की समस्या है, ये जो बीमारियों की समस्या है, किसी को कोई बीमारी है, अभी हम देखते हैं तो ऐसा उसमें भी क्या कहा गया है कि 90% से शुगर से ग्रसित है, और मतलब बहुत सारी, कभी किसी को आर्थराइटिस है, किसी को जनरली खांसी जुकाम ये रहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी समस्या हमारी लाइफ में स्वास्थ्य संबंधित आती हैं। हम अनेक बीमारियों से संघर्ष करते रहते हैं। तो क्या है कि एक तरफ तो हम लोग इतना अथोपार्जन मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, बुद्धिवाद, साइंस ने बहुत प्रगति कर ली है, सभी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हुआ है पहले से। जो लिविंग स्टैंडर्ड है, आप यदि कभी अपने दादा दादी हैं तो उनसे पूछिए, अदरवाइज यदि आप अपने फादर मदर से भी पूछेंगे तो उस ज़माने के जो उनका बाल्यकाल रहा है, जो उनका बचपन रहा है, उस ज़माने के बच्चों के स्टैंडर्ड में और आज के बच्चों के स्टैंडर्ड में बहुत अंतर आ गया है। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ा है, लेकिन जहाँ जहाँ ये सब प्रोग्रेस हो रही है, जहाँ जहाँ हम इतना ज़्यादा अपना सब कुछ मेंटेन कर पा रहे हैं, वहीं वहीं हम जो क्या है कि अपने स्वास्थ्य की दिशा में निरंतर डाउन होते जा रहे हैं। अस्पतालों और डॉक्टरों की बेतहाशा वृद्धि हो रही है। लगता है कुछ सालों पश्चात चाय घरों की तरह स्वास्थ्य सुधार केंद्रों के साइन बोर्ड भी हर जगह टंगे दिखाई देंगे। कितने भी अभी आप देखें, आपके जो लोकेलिटी है आपके आसपास है, चाहे 10 डॉक्टर हो, चाहे 20 हो, चाहे 5 हो, भीड़ उतनी ही मिलेगी। हर डॉक्टर के यहाँ भीड़ है, मतलब मरीजों की लाइन लगी हुई है। तो इसमें क्या कहा गया है कि कुछ समय बाद जैसे चाय के लिखा है, चाय की दुकान, चाय घर, इस तरह से इनके भी साइन बोर्ड जगह जगह मिलेंगे कि यहाँ भी डॉक्टर, यहाँ भी डॉक्टर, यहाँ भी डॉक्टर, क्योंकि इतनी सारी बीमारियाँ हो रही हैं और जितने भी डॉक्टर हैं सभी डॉक्टर बिजी हैं। तो इस तरह से तो ये लगता है कि भाई और डॉक्टर होने चाहिए। आप किसी भी डॉक्टर के यहाँ चले जाइए, जैसे जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं जिनके नाम लिखवाते हैं, यदि आपका अपॉइंटमेंट 11 बजे का है तो बस 11 बजे तो आपको बुलाया ही गया है, आपका वहाँ नंबर जरूर 2-3 बजे आएगा, और बैठे बैठे वहाँ कुछ तो आप बीमार हैं, कुछ और वहाँ जाकर बीमार हो जाएंगे। वहाँ आपको इतना अधिक इंतज़ार करना पड़ेगा, इतने अधिक वहाँ पर बीमार होंगे कि उनके जो जम्स वगैरह वो आपको और ज़्यादा बीमार कर देंगे। कई बार तो इन सब समस्या को देखते हुए यदि कुछ प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर के जाने का मन भी नहीं करता। तो यही है कि जितने अनेक स्रोत खुलते जा रहे हैं, जितने सुविधाएं होती जा रही हैं, उतनी बीमारियां, हमारा जो स्वास्थ्य है वो निरंतर गिरता जा रहा है। कारण यह है कि जनसाधारण का स्वास्थ्य बुरी तरह लड़खड़ाने लगा है। ऐसे व्यक्ति ढूंढने पर ही कठिनाई से मिलेंगे जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि वे सही अर्थों में स्वस्थ हैं। हर किसी को छोटी बड़ी बीमारियों ने घेर रखा है, हर किसी को कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट लगा रहता है। मतलब यदि आप अपनी फैमिली में भी देखें तो बड़ी मुश्किल से कोई एक आध व्यक्ति ऐसा मिलेगा इसको कोई बीमारी नहीं है, ना इसको डायबिटीज़ है, ना इसको आर्थराइटिस है, ना इसको ये फ्लू है जो होता रहता है, दोस्तों को बड़ी जल्दी जल्दी होता है, साइनस, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी बीमारी। तो ऐसे जो लोग हैं वो बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलते हैं। कुछ ना कुछ शारीरिक प्रॉब्लम सबके साथ लगी रहती है। अपच की शिकायत तो हर किसी को पाई जाती है। अपच मतलब खाना ना पचना, पेट साफ न रहना, जैसे कॉन्स्टिपेशन, भूख खुलकर न लगना, कठिनाई बताते हुए अधिकांश लोग पाए जाते हैं। कहते हैं भाई मुझे तो भूख नहीं लग रही अच्छे से, कोई कहता है मुझे तो नींद नहीं आती, कुछ ना कुछ सबकी कोई ना कोई समस्या है। थोड़ा श्रम करने पर ही थकाना घेरती है, थोड़ी सी मेहनत कर ले तो थक जाएंगे। शरीर के साथ साथ मस्तिष्क पर भी जवाब देता दिखता है। अपने शरीर तो है ही, आजकल डिप्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसका मतलब मस्तिष्क भी जवाब दे रहा है। जीवन शक्ति की कमी से ऋतु प्रभाव में कुछ ना कुछ उपद्रव खड़े रहते हैं। जुकाम, सिर भारी, नींद की कमी जैसी शिकायतें बढ़कर बड़े विग्रह का रूप धारण कर लेती हैं। मंद रोग ही जीर्ण और कठिन रोग बन जाते हैं। जो तो अभी छोटी छोटी बीमारियां हैं, जो भी साधारण जुकाम है,
वही धीरे धीरे उसका यदि सही इलाज ना किया जाए या उसके लिए सही अपनी दिनचर्या ना अपनाई जाए तो वही रोग हमारे बड़े रोग बन जाते हैं। शारीरिक रोगों के अतिरिक्त मानसिक रोग का अपना अलग ही क्षेत्र है। पूर्ण तथा पागल तो कम ही लोग देखे जाते हैं, पर अध पगले उसी तेजी से बढ़ रहे हैं जिस अनुपात में शारीरिक रुग्णता और दुर्बलता से ग्रस्त लोग। मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई हम किसी को कह रहे हैं भाई तो पागल है, तो पागल है तो उसको तो पागल खाने में भेज दिया जाता है, ट्रीटमेंट कराया जाता है, साइकेट्रिस्ट से मिलवाया जाता है। तो ऐसा नहीं, साधारण लोग जो हम लोगों की तरह आम जीवन जी रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मानसिक प्रॉब्लम उनको रहती है। या तो टेंशन ज़्यादा होंगी, सिर में दर्द, मतलब समस्या जो है हमने अपने चारों तरफ बहुत ज़्यादा खड़ी की हुई है। और कारण क्या है कि छोटी छोटी समस्याओं को हम एक बड़ा तूल देते हैं, जरा जरा सी चीज़ों पर हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं और ये अपने हाथ में भी नहीं होता। जैसे मैं बोल रही हूँ कि भाई सोचते हैं तो सभी सोचते हैं, किसी को आप ये कह रहे हो ना वो ज़्यादा मत सोचे, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। अब उसके हाथ में थोड़ी है, वो तो सोच तो विचार तो ऐसे हैं, मन तो एक पल में ही कहीं भी पहुँच सकता है, तो सोच पे तो किसी का अधिकार नहीं है। और शारीरिक दुर्बलता इसी तरह से, जिस तरह से बड़े बड़े शारीरिक रोग बढ़ रहे हैं उसी प्रकार मानसिक रोग भी उतने ही बढ़ रहे हैं। प्रश्न मंदबुद्धि का अदूरदर्शी होने का उतना नहीं जितना मूर्खों की बढ़ोतरी का है। चिंता, आशंका, संदेह, अविश्वास, आवेश, भय आदि मनोरोगों के कारण अनेक व्यक्ति इस ऐसी स्थिति में रहते हैं कि उनका संतुलन प्राय डगमगाता ही रहता है। चिंता, टेंशन लेना, किसी पर विश्वास ना होना, पैरानॉइड हो जाना, एकदम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो ये सब। तो ये जो मानसिक संतुलन है इन सब चीज़ों से हमारा डगमगाता रहता है, हम कुछ कंफ्यूज से रहते हैं। जो साधारण बोलचाल की भाषा में जो जनरली आपने सुना होगा, कन्फ्यूजन में हूँ कि ये करूँ या ना करूँ, तो वो जो मानसिक संतुलन है ना वो डगमगाता सा रहता है, कन्फ्यूज हो जाता है बड़ी जल्दी। वे जो सोचते हैं वही करते हैं, वह अनुपयुक्त ही होता है, इसका दोहरा कुप्रभाव पड़ता है। फिर क्या है, कुछ गलत हो गया तो और दो मतलब डबल हो गई फिर तो चिंता। एक तो लोक व्यवहार में सामंजस्य न हो पाने से झगड़े फसाद खड़े होते हैं। एडजस्टमेंट की आजकल बड़ी प्रॉब्लम है। जनरेशन गैप, जो एक जनरेशन का दूसरी जनरेशन के साथ बिल्कुल एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, वो अपनी परिपाटी को नहीं छोड़ना चाहते, नई जनरेशन अपनी अलग ही परिपाटी लेकर आती है, अलग ही रास्ता लेकर आती है, तो जो उनके अंदर जो एडजस्टमेंट नहीं हो पाता वो भी एक बहुत बड़े झगड़े और फसाद मतलब लड़ाई झगड़े का कारण है। दूसरे, व्यवसाय उत्तरदायित्व को संभालने की स्थिति विपरीत दिशा की ओर बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति आ जाती है कि लोग समझदार होते हुए भी ना समझो जैसा सोचने और अनुभव इनकी तरह आचरण करने लगते हैं। इस स्थिति में संबंध बिगड़ते हैं, जो कार्य आसानी से सध सकते हैं उनके मार्ग में पर्वत जैसे अवरोध खड़े हो जाते हैं। मतलब जो काम आसानी से हो सकता है, लोगों की सोच की कमी के कारण, अंडरस्टैंडिंग की कमी के कारण वो छोटे छोटे काम भी बिल्कुल इतने बड़े बन जाते हैं कि वो संभाले नहीं संभलते। मनोविकार से शरीर तंत्र बुरी तरह गड़बड़ाने लगता है। समझा तो यह जाता है कि बीमारी के कारण चिड़चिड़ापन जैसी व्यथाएं उभर जाती हैं। जो विकार होते हैं, जो मतलब मन में कोई परेशानी है उसके कारण पूरा स्वास्थ्य शरीर भी गड़बड़ा जाता है। शरीर में प्रॉब्लम है तो मन पर प्रभाव पड़ेगा, मन में कोई चिंता है तो शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, और ज़्यादा लंबी बीमारी के कारण भी एक चिड़चिड़ापन हो जाता है इंसान में। समझा तो यह जाता है बीमारी के कारण चिड़चिड़ापन जैसी व्यथाएं उभर जाती हैं, पर सच बात इससे उल्टी है। होता यह है कि शरीर का संचालन करने वाला मस्तिष्क जब गड़बड़ाने लगता है तो उसका प्रभाव शारीरिक रुग्णता के रूप में हाथों हाथ दिखाई देने लगता है। हमारा जो शरीर है उसको चलाने वाला केवल हमारा मस्तिष्क है। यदि उसमें ही कुछ समस्या आने लगती है तो हम ज़्यादा सोचते रहते हैं, तो अपने शरीर का ध्यान नहीं करते, जिससे शारीरिक रुग्णता मतलब शारीरिक कमजोरी के रूप में दिखाई देने लगती है। भय से धड़कन बढ़ती है, त्रुटि से आंखें लाल हो जाती हैं, शोर संवाद सुनते ही भूख गायब हो जाती है। कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है तो भूख नहीं लग रही मुझे, तो अब ऐसे टेंशन हो रहा है, मैं तो खाने का मन ही नहीं कर रहा, टेंशन हो रही है। चिंता से नींद उड़ जाती है, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है, हम सोचते रहते हैं जो भी अपने माइंड में चल रहा होता है। अनेकानेक रोग हैं जो मनोविकारों के कारण उपजते हैं और देखते ही देखते नगण्य से विशालकाय बन जाते हैं। धीरे धीरे समय में ही वो बड़ा भयंकर रूप धारण कर लेते हैं वो बीमारी। शरीरगत आरोग्य को सही रूप से प्रकट करने वाले दो तथ्य प्रधान हैं। जो शरीर की बीमारियां होती हैं उनको प्रकट करने वाले
दो तथ्य हैं जिससे पता चलता है। इनमें एक आहार, दूसरा व्यवहार अर्थात श्रम। हमारी दिनचर्या कैसी है और हम क्या खा रहे हैं। पोषण के लिए आहार की आवश्यकता होती है, उसे पचाने के लिए परिश्रम की आवश्यकता होती है। पोषण आहार के संबंध में चल रही यह धारणा अपूर्ण है कि स्वादिष्ट और बहुमूल्य भोजन बलवर्धक होते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो कीमती के मतलब महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स और महंगे महंगे फल ये सब खाने से ही यही पुष्टि पोषक होते हैं। और चीज़ें भी होती हैं। अथवा टॉनिक के बल पर बलिष्ठता संचय की जाती है। टॉनिक पी लिए बहुत सारे, उससे मजबूत बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तले भुने अधिक मिर्च मसाले वाले भोजन अपनी मौलिक विशेषता को गवा बैठते हैं। जिस भोजन में ज़्यादा मिर्च मसाले हैं, खूब तल रखा है, पनीर है, पनीर स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। पता चला आपने उसमें बेसन में करके खूब सारी मिर्च डाल के और तल लिया, तो जो पनीर का मौलिक गुण है स्वास्थ्यवर्धकता, वो भी उससे कम हो जाता है। तो ये पाचन में गरिष्ठ होते हैं, स्वाद में अधिक मात्रा में खा लिए जाते हैं। ऐसी दशा में ये पोषण के स्थान पर शोषण अधिक करते हैं। भोजन होते हैं जो अच्छे स्वास्थ्यवर्धक थे, हमने उसमें मसाले, मिर्च मसाले और तेल वेल करके उसको ज़्यादा बना लिया, तो स्वाद तो उसमें आ गया, वो ज़्यादा खा लिए, तो जिसके कारण क्या था, जो उनका मूल कार्य था वो भी वो नहीं कर पाते और पोषण के बजाय शोषण करने लगते हैं, मतलब हमारे शरीर का ही नुकसान करने लगते हैं। अपच सड़न उत्पन्न करता है। सड़ा हुआ आहार विष बनकर रक्त के सारे शरीर में फैल जाता है। अपच मतलब खाना पचा नहीं, वो अंदर इकट्ठा हो गया और वो विष बनकर पूरे शरीर में फैल गया। कड़वी कड़वी सी डकार आने लगती हैं। तो वो कड़वी कड़वी जो डकार आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो जो हमारा भोजन पचा हुआ नहीं है उसके कारण। कभी किसी को बनता है एसिडिटी से जलन वाली डकार आती हैं, तो इससे अनेक रोगों की शुरुआत हो जाती है। आहार सुपाच्य होना चाहिए, उसमें चिकनाई, मसाले और शक्कर की मात्रा कम से कम रहे, क्योंकि ये सब पचने योग्य स्थिति में उचित अनुपात में अन्न, शाक, फल, दूध आदि से ही पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। जो आहार है हमारा वो उसमें चिकनाई मसाले कम होने चाहिए, क्योंकि क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएंगे तो वो पचने की स्थिति में नहीं रहने के। जो पाचन अच्छे से पाचन योग्य हमारा आहार है उसमें शाक, फल, दूध, अन्न इनसे ही पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। पाचन योग्य आहार यही होते हैं। उबालने से ही काम चला लिया जाए, आग के संपर्क में अधिक देर रखने से अच्छा है। किसी चीज़ को उबाला, जैसे स्प्राउट होते हैं, मूंग की दाल को भिगो के रख दिया तो उसमें अंकुरित हो जाते हैं। वो उसका दाल मूंग की वही है, वो उसके पोषकता तो दुगने हो जाते हैं। बट उसी मूंग की दाल को, साबुत मूंग की दाल को हमने दाल बना लिया, उसमें छोंक लगा लिया, प्याज टमाटर डाल लिए, तो उसके पोषकता तो उतने ही कम हो जाते हैं। तो आग केवल उबालने से काम चल जाए, फिर यह है कि आग के संपर्क में आने से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि बिना पकाए खाई जाने वाली वस्तु की मात्रा अधिक रहे, जिसको हम जितना बिना पकाए खा सकते हैं। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, अपने नेबरहुड में ही है, उनका कहना यह है कि पका हुआ खाना छोड़ दो तो बहुत सारी बीमारियां चली जाएंगी। और इस तरह का जो बातें हैं वो आर्थराइटिस, डायबिटीज़, ऐसी बीमारियों के विषय में बोलते हैं। तो कुछ तो होता ही होगा, हमारी बुक में भी लिखा है और डॉक्टर भी कह रहे हैं। तो जितना कम पकाया जाए उतना ही अच्छा होता है। बिना पकाया जो खाया जा सके उसको बिना पकाए खाएं, जो चीज़ें बिना पकाए भी खाई जा सकते हैं उसको बिना पकाए खाएं। कितने ही शाक और फल बिना पकाए खाए जाते हैं, उन पर निर्भरता अधिक रखी जाए। विकासशील देशों में खाद्य संकट की समस्या सदैव बनी रहती है। यदि सप्ताह में एक दिन उपवास रखने का क्रम चल पड़े तो इतना खाद्य पदार्थ बच सकता है। मतलब एक दिन व्रत रखना चाहिए सप्ताह में, जिससे न केवल निर्धन वर्ग के लिए वरन पिछड़े क्षेत्रों के लिए भी खाद्य सामग्री बच सकेगी। खाद्य सामग्री बचने व्रत रखकर तो बचा ही सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग वेस्टेज बहुत करते हैं। किसी शादी वादी में गए, इतना सारा भर लिया, जो खाया गया बाकी छोड़ दिया, तो वो भी गलत चीज़ है। बहुत सारे लोगों को भोजन मिल सकता है उन चीज़ों से, यदि हम अपनी वेस्टेज ख़त्म कर दें तो। पेट जैसे 24 घंटे काम में जुटे रहने वाले स्वामी भक्त के ऊपर इतनी उदारता दिखाई जाए कि वह सबकी भांति सप्ताह में एक दिन का अवकाश लेकर पिछले काम निपटा सके। मतलब जो हमारा पेट है पूरे दिन बेचारा करता रहता है काम, जैसे दिमाग पूरे चलता रहता है, सिर्फ पेट भी पूरे दिन काम करता है। तो उसको क्या करें कि जैसे हमें सप्ताह में एक छुट्टी मिलती है, उसे भी एक दिन की छुट्टी दे दें, उस दिन कुछ ना खाएं। तो
फिर क्या होगा, अर्जित करके इससे वह आगे के लिए नई शक्ति अर्जित करके नए उत्साह के साथ अगले सप्ताह ठीक तरह से ड्यूटी देने के लिए कटिबद्ध हो सकेगा। कटिबद्ध मतलब बिल्कुल तैयार। तो क्या है कि अगले सप्ताह के लिए वो तैयार हो जाएगा बिल्कुल। व्यक्तिगत रूप से तो यह स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन प्रदान करने वाला है ही, इसमें आर्थिक बचत भी है। धर्म क्षेत्रों में तो व्रत उपवासों का पुण्य कार्य भी बताया गया है। यदि धार्मिक रूप से देखें तो सप्ताह में एक व्रत कि भाई आज मैंने शनिवार का व्रत रख लिया, शनिदेव की पूजा कर ली, सोमवार का रख लिया, शंकर जी की पूजा कर ली, तो धार्मिक क्षेत्रों में इसको पुण्य का काम माना गया है। इसी प्रकार एक ही विद्या को अपनाने से कई प्रकार के उपयोगी प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं। एक व्रत रखने से आपका धार्मिक का जो उद्देश्य है वो भी पूरा हो गया, बचत का उद्देश्य ही पूरा हो गया, वेस्टेज भी बची, कुछ तो बची। बीमारियां उन पर सवार होती हैं जिनका पेट आवश्यकता से ज़्यादा भरा रहता है। खाली पेट देखकर रोग भी कोई दूसरा बहाना ढूंढता है ढूंढना पड़ता है। जो स्वयं ही अपने भोजन में बचत करता है वह भला बीमारियों को क्यों आने फटकने देगा। कहा गया है इसमें बीमारियां वहाँ ज़्यादा होती हैं जहाँ ज़्यादा पेट भरा रहता है। यदि पेट खाली है तो रोग भी अपना कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेगा। यह सोचकर आ चुके हैं आने वाले रोग आहार संयम बरतने वाले के पास से वापस लौट जाते हैं। यदि कोई बीमारी आ भी गई है और यदि हम अभी भी दिनचर्या सही कर लें तो वो जो बीमारी है वो भी चली जाएगी। दूसरा स्वास्थ्य रक्षक तंत्र है श्रम, मेहनत। शारीरिक श्रम से वह ऊर्जा उत्पन्न होती है जो पचाने से लेकर रक्त संचार की अनेकानेक मध्यवर्ती क्रियाओं को सुसंचालित रखने का काम आती है। जो हमारी मेहनत है वो हमारे भोजन को तो पचाती है ही, फिर उसका ब्लड बनता है, वो पूरे शरीर में दौड़ता है, तो इन सब में हमारी मेहनत काम आती है, हमारा श्रम काम आता है, शारीरिक श्रम। जो लोग शारीरिक श्रम के लिए तत्परता नहीं बरतते उनके सभी अंग क्रियाशील खो बैठते हैं। मान लीजिए किसी का कार्य पूरे दिन ऑफिस में बैठने का ही है, कंप्यूटर चलाने का ही है, तो इसका मतलब फिजिकल वर्क तो कुछ हुआ नहीं। अब फिजिकल वर्क करने के लिए उसको क्या करना चाहिए, सुबह जल्दी उठ के दौड़ लगानी चाहिए, जिम जाना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। अदरवाइज तो शरीर के जो अंग हैं वो तो अपना, दिमाग तो चल रहा है, हम लैपटॉप पे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लेकिन शरीर के जो फिजिकली जो है वो उनका कुछ, उनकी क्रियाशीलता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इस कारण जीवनी शक्ति घट जाती है। वे न तो देर तक काम कर सकते हैं, न ऋतु के प्रभाव से आत्मरक्षा कर सकते हैं। तो इस तरह से उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने की क्षमता वो कम हो जाती है। मौसम बदला तो बीमार हो जाएंगे, और जो आक्रमण करने वाले जो अपने पास बीमारियां आती हैं उन सब से वो तुरंत उनकी पकड़ में आ जाएंगी। क्योंकि उन्होंने क्या किया, जूझकर उन्हें खदेड़ सकते हैं। काम आते रहने वाले औजार की तुलना में कूड़े में पड़ी वस्तु जल्दी सड़ गल जाती है। यह बात शारीरिक अंग अवयवों पर भी लागू होती है। कोई भी मशीन है, कोई सपोज कीजिए चाकू है, जो चाकू रोज जिससे सब्जी कट रही है वो तो बढ़िया रहेगा। एक चाकू है कि 3 महीने से एक अलग पड़ा है तो वो तो बिल्कुल ही ब्लंट हो जाएगा। उसी प्रकार शरीर के अंगों के संदर्भ में भी यह अपना नियम लागू होता है कि जो अंग हमारे काम रहते हैं, जिनकी क्रियाशीलता बनी रहती है, वो फिट रहते हैं, जिनकी क्रियाशीलता नहीं बनी वो डम हो जाते हैं। शरीर को बलिष्ठ और सक्रिय बनाए रखने के लिए एकमात्र उपाय उपचार यही है कि शरीर को श्रम संलग्न रखा जाए, मेहनत में लगाया जाए उसको। सृष्टि के सभी प्राणी आहार की खोज में इधर भागते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि और पूंजी के बल पर गुजारा तो कर लेता है, परंतु आराम तलबी में श्रम के बचाव करके उल्टे शरीर को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए लाभ से वंचित ही रहना पड़ता है। जितने भी प्राणी हैं, जो भी जानवर हैं, मक्खी हैं, और अपना क्या जो भी कुछ भी तितली है, कोई भी जीव है, वो सब खाने के लिए दौड़ते हैं इधर उधर, यहाँ खाना मिलेगा। डॉग भी होते हैं जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, जो पेट है उन्हें तो उनके मालिक आराम से वहीं खिला देंगे, लेकिन जो स्ट्रीट डॉग होते हैं वो सारे में घूमते हैं, यहाँ खाना मिलेगा, यहाँ पानी मिलेगा। हर जीव मेहनत करता है अपने खाने के लिए, लेकिन मनुष्य ने अपनी बुद्धि बल के आधार पर क्या किया, अपनी साधन इस तरह से जुटा लिए कि मैं तो आराम से बैठ के खा सकता हूँ। तो उस चक्कर में क्या हुआ, मेहनत कम करी तो इससे शरीर उनका थोड़ा डाउन होता चला जाएगा। यदि आहार का संयम बढ़ता जाए, श्रम से जीना चुराया जाए, तो समझना चाहिए कि रुग्ण होने की समस्या पर अधिकांश काबू पा लिया गया। आहार का संयम बढ़ता जाए, सही आहार खाया जाए, मेहनत करी जाए, तो समझिए बीमारी के ऊपर आपने विजय प्राप्त कर लिया काफ़ी हद तक। इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य, स्वच्छता, नियमितता जैसे थोड़े से ही नियम और बचे रहते हैं, जिनके पालन से रोग मुक्त दीर्घ जीवन की उपलब्धि भली प्रकार प्राप्त की जा सकती है। क्या है कि ये तो कराई, अच्छा खाना खाया और मेहनत की, तो इससे क्या होगा, रोग मुक्त लंबा जीवन, ये वाली उपलब्धि हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। शरीरगत नियमों को परिपालन में
से भी अधिक महत्वपूर्ण है मन मस्तिष्क को शांत बनाए रखना। अब इन दो नियमों के अलावा तीसरा क्या है? तो इन दो नियमों के अलावा तीसरा क्या है? मन और मस्तिष्क को शांत बनाए रखना, उन्हें आवेशों मतलब एकदम एक्साइटेड हो जाना, उद्वेगों से बचाए रखना, किसी बात पर गहराई से विचार करना, एकदम तुरंत फैसला लेने के बजाय किसी बात पर गुस्सा आ गया तुरंत अटैक करने के बजाय सोचो उसके बारे में, कठिनाइयों से बचाव का हल खोज निकालना और प्रगति की सुव्यवस्था बना सकना संभव होता है। इन सब से ही हम अपनी प्रगति, अपने मार्ग का जो प्रगति का जो रास्ता है वो खोल लेते हैं। जिनका मस्तिष्क उद्विग्न होता है वे उतावली में प्राय ऐसा कुछ कर बैठते हैं, मतलब ज़्यादा कुछ एक्साइटेड रहते हैं वो ऐसा कुछ कर बैठते हैं जिसके लिए उन्हें पछताना पड़ता है। भाई ये काम नहीं होना चाहिए था। आतुर उतावले आवेशग्रस्त व्यक्ति ही ऐसे काम करते हैं जिनमें स्वयं का और अन्याय अनेक के का अहित होता है। इससे क्या होता है? जो एकदम कर लेते हैं काम, उससे उनका और औरों को भी अहित होता है। दूसरों के प्रति दुर्भावना रखना नैतिक दृष्टि से ही नहीं, मानसिक सुरक्षा की दृष्टि से भी हानिकारक है। तो दूसरों के प्रति दुर्भावना रखना नैतिक दृष्टि से तो गलत है ही, मानसिक असुरक्षा भी इससे हमारी बनी रहती है। मानसिक उत्तेजना 1 घंटे में ही शरीर पर इतना प्रभाव छोड़ती है जितना कि एक दिन के बुखार से भी नहीं होता। आप कभी महसूस कीजिए, किसी ने आपको किसी स्कूल में किसी उससे लड़ाई हो गई किसी दोस्त से, आपने खूब बोले, आप खूब बोले, हो सकता है उसको एक आध आपने चांटा भी मार दिया हो, तो आपको ऐसे थकावट सी फील होगी कि इतना बुखार में भी नहीं होती। तो ये जो मानसिक उत्तेजना होती है इसका शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मानसिक उभार 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तेजनापूर्ण, दूसरे गए गुजरे स्तर के हीन भावना। जो मानसिक हमारे उभार होते हैं, मानसिक उत्तेजना होती है, 2 तरह की होती है। एक तो कुछ ज़्यादा ही हम हर चीज़ में उत्तेजित रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। दूसरे जो कुछ बीत गया उसके लिए कुछ अपने मन में हीन भावना ले आना। कुछ लोग आवेशग्रस्त पाए जाते हैं, कुछ को हीनता खाई जाती है, कुछ तो ज़्यादा एकदम गुस्से में रहते हैं, हर समय उतावले रहते हैं, कुछ के मन में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि भाई इसके पास तो ये है, मेरे पास नहीं है, और ये जो मेरा फ्रेंड है ये तो इतनी बढ़िया पेंसिल बॉक्स लेके आया है, मैं तो लेके ही नहीं आया। इस तरह की चीज़ें, ये दोनों ही स्थितियाँ रक्त प्रवाह को अपने ढंग से हानि पहुँचाती है, दोनों ही उसमें गलत है कंडीशन में। सबसे बड़ी बात यह है कि असंतुलन का प्रभाव शरीर के सभी छोटे बड़े घटकों पर अवांछनीय रूप से पड़ता है। शरीर के छोटे बड़े जो घटक हैं, जो कार्य हैं, उन पर पड़ता है इनका। बीमारियां जितनी विषाणुओं के आक्रामक से होती हैं उसकी अपेक्षा मानसिक असंतुलन कहीं अधिक हानिकारक होता है। जो कोई बीमारी आती है उसके लिए जीवाणु, विषाणु ये तो है ही, इनसे तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक असंतुलन भी उसका कारण होता है। बीमारियों के कारण मैंने ऐसा एक उसमें रिसर्च में पढ़ा था कि जो दर्द का, बोन्स का जो पेन होता है, हड्डियों का, आर्थराइटिस का, वो टेंशन से भी हो जाता है। उसका भी एक ऐसा शरीर में हमारे मानसिक दिमाग से एक ऐसा स्राव होता है जिसके कारण हड्डियों में दर्द हो जाता है। ये इसके ऊपर मैंने रिसर्च की थी, ज़रूरत थी कुछ, तो ऐसा होता है, ये वास्तव में सही बात है। तो बीमारियों के कारणों को उपचार द्वारा हटाया जा सकता है, पर मन क्षेत्रों में यदि दुर्भाव विचारों की उलझन चल रही है तो उसको कैसे रोक सकते हैं? भाई बीमारी, बुखार हो गया, दवाई ले ली, लेकिन मन में जो चल रहा है अभी ऊहा-पोह, उसके कारण जो शरीर में दिक्कत आएगी, उसको कैसे किया जा सकता है? वो तो हमें अपने विचारों को ही बदलना पड़ेगा। प्रसन्नचित्त मनुष्य का स्वास्थ्य प्राय सुविकसित देखा जाता है। इसके विपरीत ईर्ष्यालु, क्रोधी, द्वेषी, जो प्रसन्नचित्त हैप्पी रहते हैं उनका स्वास्थ्य फिट रहता है। उसके अलावा जो चिड़चिड़े रहते हैं, एक दूसरे से जेलस फील करते हैं, गुस्से वाले होते हैं, उनका क्या है कि स्वास्थ्य बढ़िया नहीं रहता। वो प्रकृति के जो इस तरह की प्रकृति के लोग अपनी ही खोदी हुई खाई में स्वयं ही गिरते हैं, वो अपने लिए गड्ढा खुद ही खोद रहे हैं और करारी चोट खाने जैसे दुष्परिणाम भोगते हैं। इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए हर अयोग्य कामी को ध्यान रखना चाहिए कि आहार का संयम, श्रम साधना, मेहनत और मानसिक संतुलन, ये 3 ही सुदृढ़ स्वास्थ्य की आधारशिला है। सुदृढ़ स्वास्थ्य इन्हीं 3 के कारण हमारा हो सकता है। इसके बाद एक्सरसाइजेज हैं, व्याकरण देख लेते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। संधि होता है 2 शब्दों को तोड़ना, जैसे आरोग्य, आ प्लस रोग्य, संदेह, सम प्लस देहे, मनोविकार, मनो प्लस विकार।
मतलब मन में आने वाले विकार, तो मन प्लस विकार। निर्भरता, आत्मरक्षा। उसके बाद इनका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। अर्थोपार्जन, धन कमाना, अनुयुक्त उपयुक्त, सही न होना, उपयुक्त न होना, व्यथाएं, परेशानियां, उद्विग्न, उत्तेजना, मतलब एकदम उत्तेजित रहना, अकर्मण्य, कुछ न करना। निम्नलिखित वाक्य को निर्देशित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ये जो हर किसी को छोटी बड़ी बीमारियों ने घेर रखा है, तो ये जो है, ये जो शब्द है व्याकरण की दृष्टि से क्या है? विलोम शब्द लिखने हैं। स्वस्थ, अस्वस्थ, उपयोग, दुरुपयोग। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।